हाँ तो भाई लोगों, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो देखिए, यूपीडब्ल्यूएससी पीटी मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे जो घटना चक्की सीरीज हम करा रहे थे, तो इसका ये 4th प्रैक्टिस सेट है। ठीक, इससे पहले हम 3 करा रखे हैं, तो उनको जाकर देखना है बिल्कुल। मुझे 2022 का है, बहुत अभी विश्वसनीय माना जाता है यूपी के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक कर देंगे। तो चलिए देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले में देखिएगा, तो कहते हैं निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए किसको कहा जाता है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से, यानी कि जो ताम्र पाषाण युग है ना, ताम्र पाषाण युग, इसको हम चालकोलिथिक या फिर इसको कहे तो कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, तो कहते हैं जो हर्षचरित है नामक पुस्तक किसने लिखी है। हर्षचरित नाम से जो पुस्तक है, आप लोग जानते हैं बहुत पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक को लिखी गई है। और ये पुस्तक जो है इसमें क्या है ना, जैसे कि जो बाणभट्ट हुआ करते थे उनके समय में, जैसे वर्धन थे, वर्धन वंश के जितने भी लोग थे, उनके समकालीन शासक तथा पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन इसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहते पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठाओं को हरा दिया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो होता है 1761 में। आप सभी को पता है 3 युद्ध होते हैं पानीपत के। तो जो तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अब यहाँ पर देखिए, अहमद शाह अब्दाली जो था वो अफगानी था। ठीक है, अफगानी था। तो याद रखेंगे, अफगानों और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मराठों की हार हुई थी, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होती है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसका तो राइट आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा, मेरठ से। ठीक है, मेरठ से ये क्रांति स्टार्ट होती है 1857 की। चलिए, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया ना कि जो आपकी स्तंभदारी व्यवस्था है ना, बंदोबस्त है, वो किसके द्वारा लागू किया गया। ठीक है, स्तंभदारी जो बंदोबस्त है या फिर व्यवस्था है, वो किसके द्वारा लागू किया गया। तो याद रखेंगे, इसको यहाँ पर कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो स्थायी बंदोबस्त के यहाँ पे किसने लागू किया था, वो किया था 1793 में, यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय आंदोलन से आने हैं। ठीक है, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए 5 क्वेश्चन वहाँ से आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 उसी को दर्शाता है। तो कहा गया निम्न में से महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। ठीक है, भारतीय जागृति का जो जनक है वो कौन कहलाता है। तो 6 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि राजा राम मोहन राय इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये इसके जनक कहलाते हैं। ठीक है, भारतीय जागरण या फिर जागृति भी कहा जाता है, कहीं कहीं भारतीय पुनर्जागरण भी लिखा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इनको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, ठीक है, आधुनिक भारत का पिता, और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, इतने नाम इनको जो है दिए गए हैं। ये सब इन्हीं के नाम हैं, याद रखेंगे कौन, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, अतः महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, ये शुरू कब हुआ था, 1930 में। इससे जुड़े कौन है, ये हो जाएंगे यहाँ पे एमजी गांधी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का, वो हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि दांडी से इसकी शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च की ये बात है, 12 मार्च भी डेट पूछी जाती है, इसको भी याद रखेंगे। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ जो है 390 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, जो पैदल इन्होंने तय करी थी। और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर नमक कानून भंग किया, तब यहाँ पर यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ रहा गया कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन जो अभिनव भारत है संगठित किया गया था। ठीक है, 1904 की बात है, जो अभिनव भारत है ये संगठित किया गया। तो याद रखेंगे, ये किया गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में। अब किसके द्वारा किया गया, तो ये भी तो जानना जरूरी है। ये भी अगर आ गया तो क्या करेंगे आप। ठीक है, तो यह सर यह इसके द्वारा शुरू हुआ था, ये हुआ था वी.डी. सावरकर के द्वारा। ठीक है, वी.डी. सावरकर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ठीक है, अब देश नायक जो है सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इनको मतलब इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। ठीक है, चलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बेसिकली देखिए यहाँ पे कहा कब था, जब 1938 में इन्होंने भारतीय कांग्रेस जो अध्यक्षता करी थी, ठीक, उसके बाद यहाँ पर वो मिले थे शांति निकेतन में, तो वहीं पर इनको कहा गया था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने उन्हें क्या कहा, देशभक्तों का देशभक्त। ठीक है, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा, देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करेगी। अब यहाँ पे देखिए के किस एक्ट में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई। ये पुराने ज़माने की बात हो रही, इस समय की बात नहीं है। ठीक है, इस समय जैसे अध्यादेश जारी नहीं होते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत वो नहीं है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसमें जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस समय उसको जारी करने की यहाँ पर अनुमति मिल गई थी। और वह उस समय भी इसकी अवधि जो होती थी वो 6 माह होती थी। अभी भी यहाँ पे कोई अध्यादेश जारी होता है तो वो 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर अगले देखिए यहाँ पर, अब क्या है 5 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के आने हैं, इनको भी जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, तो कहते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है और उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में इसको कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी जो यहाँ पर हाइट देखिएगा वो कितनी है। तो अभी तो 8,848 आप देखते होंगे, लेकिन इसकी बोला गया है ना कि 66 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जो बोला गया है ना कि किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। ठीक है, कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय हैं। वलय का मतलब जैसे मान लिया ग्रह है तो उसके चारों ओर जो यहाँ पे इस तरीके से जो नहीं बना होती आकृति, मतलब क्या है, छल्ले हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आपने शनि ग्रह को देखा होगा तो आपको देखने को मिलता होगा वहाँ पर कि शनि के चारों ओर हमको कुछ छल्लों के जैसा दिखाई देता है और वो वाकई में बहुत ही बेहतरीन लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। ठीक, जाड़ों में वर्षा जो होती है वो तमिलनाडु में क्यों होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे जाड़ों में बोला गया है, लेकिन तमिलनाडु क्या है, ये एक कोस्टल एरिया है जहाँ पर ज़्यादा जो है ठंडी नहीं पड़ती है। जाड़ों अपने लिए सेंस में बोला गया है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है उसके कारण तमिलनाडु में बरसात होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं नर्मदा की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, नर्मदा किस ओर बहने वाली नदी है। तो देखिएगा ये हमारा भारत है। ठीक है, तो जितनी नदियां हैं सब इधर से इधर आती हैं, लेकिन 2 नदियां हैं, एक नर्मदा है एक ताप्ती है, जो हमारी मतलब हाँ पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, याद रखेंगे किस तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं लगभग वो क्या होती हैं, वो पूर्व की तरफ बहती हैं, अब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वरना यहाँ पर याद रखेंगे। और ये जो है कि नर्मदा ये बहती है उल्टा साइड में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं 2021 के जो रिपोर्ट आई थी ना, वन स्थिति रिपोर्ट, तो इसमें बोला गया है कि इसके हिसाब से कितना वन क्षेत्र है अपने भारत में, कितना वनावरण है अपने भारत में। ठीक है, तो चलिए इसका हम राइट आंसर देते हैं। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21.71। ठीक है, 21.71 यहाँ पे करेक्ट आंसर जो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं भारतीय आर्थिक समीक्षा। अब देखिए आप जान नहीं पाए, लेकिन 5 क्वेश्चन जो हम इकोनॉमिक्स के करने लगे हैं। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश द्वारा प्रकाशित करता है। ठीक है, तो 16 में देखिए, तो ये होता है आपका किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो याद रखेंगे वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा। ठीक है, ये बोला गया भारत का जो सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो होगा कर्नाटक है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा है, कर्नाटक जो है ये सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी अगली बात करते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है और महाराष्ट्र जो है यहाँ पे 3rd नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कर्नाटका है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो जीएसटी का जो है ये आपको बताना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो है आपका देखेंगे।
फुल फॉर्म होता है। और यह बेसिकली यहाँ पे एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है मतलब, यह एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पे कि नीति आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन से हैं, ठीक है, जो नीति आयोग है ना उसके अध्यक्ष कौन हैं। तो 19 में अगर आप देखेंगे तो हो गया क्या यहाँ पर, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं फिलहाल यहाँ पर वो क्या हैं, इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर उपाध्यक्ष की पूछे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो वो कौन है, उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं नीति आयोग के वो कौन है जाएंगे, नरेंद्र मोदी हैं। सुमन बेरी ये उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1969 में किया गया। अब 19 चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा। तो कहते हैं भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है कब मनाते हैं, तो इसको हम मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं संविधान से रिलेटेड, ठीक है, पॉलिटी से, तो उसको देखिए। तो कहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पर, किस तरीके से, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। लोकसभा के जितने सदस्य हैं वो एक अगर बहुमत पारित कर दें कि हमको इस लोकसभा अध्यक्ष को हटा देना है, भगा देना है, तो यहाँ पे वो हट जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 23 में। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद दिए हैं तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपके लिए वो बताइएगा जल्दी। तो होगा क्या यहाँ पे 23 में, ठीक है। तो आप एक एक पढ़ते रहिएगा। तो कहते हैं अनुच्छेद 39 का ए जो पार्ट है उसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करी गई है। 39 ए में बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे तो बात करी गई है 39 के पार्ट ए में, क्योंकि डीपीएसपी का पार्ट आता है। अनुच्छेद 40 में आपको ग्राम पंचायतों का संगठन देखने को मिलता है और इसमें 29 विषय भी आपको देखने को मिलती हैं। फिर अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता है, यानी कि सिविल वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे 48 में देखिएगा। तो 48 में ये जो बेसिकली बोला गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण ये नहीं होता है, ठीक है। ये आपका 48 में क्या होता है, ये पर्यावरण से रिलेटेड होता है। ये कितने में होता है, ये आपका 50 में होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए डी आप। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। तो कहते हैं केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, ठीक है। 24 में देखिए जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है वो किस सूची में है, तो आपको देखने को क्या मिलता है, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 7वीं जो अनुसूची है इसमें आपको केंद्र राज्य का संबंध देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे 7वीं अनुसूची जो है इसमें तीनों सूचियाँ मिलती हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब अनुच्छेद 246 के तहत यहाँ पर केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियाँ जो हैं बांटी गई हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 25। तो कहते हैं लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। ये तो प्रश्न अनगिनत बार पूछा गया है, ठीक है। तो कोरम कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। कोरम जो है कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। चलिए कुल संख्या का 1/10 होता है। मान लीजिए उसमें अगर 50 लोग हैं तो 50 का 1/10 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 कहते हैं यदि एक बर्तन में, आप साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। साइंस के आपके 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि अब तो आपको पसंद भी आने लगी होगी। तो यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा। वाह क्या क्वेश्चन है। देखिए एक बर्तन में अगर तैर रही है, बर्फ़ पिघल रही है, तो उसमें पानी का जो है लेवल है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ थाली में पानी में कोई बर्फ़ पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो उसका जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है वो ऑलरेडी इतना वाटर डिस्प्लेस कर चुका है कि अगर वो वहाँ पे मेल्ट होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है उसके यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, जो सोल्डर होती है वो किन दो धातुओं से बना होता है। आप सोल्डर बहुत लोग नहीं समझते तो इधर आइए। तो सोल्डर होता क्या है, जब आप बिल्डिंग कराने जाते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, तो जो बिल्डिंग जो होता है उसको सोल्डरिंग कहते हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। जैसे मोबाइल का तार जोड़ना हो गया, कुछ स्पीकर का, तो वो कहाँ पर सोल्डर उसमें यूज किया जाता है। तो 27 का राइट आंसर होगा क्या, वो टिन और शीशा से मिलकर बनता है एक धातु जिसका नाम होता है सोल्डर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो 28 में कहा गया कि डैश ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है।
इसमें ऊष्मा का जो हीट का सबसे अच्छा चालक होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो 28 में देखें तो आप सभी को पता है जो चांदी है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और यहाँ पर आप उसमें जल भी सकते हैं। शीशा में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पारा तो लिक्विड होता है तो उसमें भी टाइम लगेगा। अगले देखिए यहाँ पे 29 में तो कहा गया ना कि निम्नलिखित में से कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। शुद्ध हिंदी लिखा है तो चलिए बता देता हूँ, सेल की पावर हाउस जो है वो किसे कहा जाता है, पावर हाउस किसे कहा जाता है, ठीक है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो सूत्रकणिका होता है। क्या होता है यहाँ पर जो पावर हाउस होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, जिसको हम सूत्रकणिका भी कहते हैं। हिंदी भी खतरनाक हो जाती है कभी कभी। 30 में कहते हैं कि स्कर्वी जो एक बीमारी है एक गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। जो स्कर्वी है यह किसके कारण होता है, तो देखिएगा ये विटामिन सी की जब कमी हो जाती है, ठीक है। आप खट्टे फल खाना छोड़ देते हैं, ठीक है, हरी सब्जियां खाना छोड़ देते हैं, तब स्कर्वी रोग हो जाता है और ये विटामिन सी की कमी से होता है। और सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड है। अब इसके लक्षण भी बहुत होते हैं, जैसे आपके दांतों में सड़न हो जाती है, मसूड़े सूज जाते हैं, रोगी का चेहरा पीला हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भैया खूब फल ज़्यादा खाया करो ताकि उसमें आपको विटामिन सी अच्छा मिले। चलिए 30 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ, उसके बाद करेंगे जो मैथ वगैरह सेक्शन होगा। जनरल अवेयरनेस और उसके आपके साथ रहता है करंट अफेयर, ठीक है, का की जगह चलिए करंट अफेयर में देखिएगा। तो चलो भैया देख लेते हैं यहाँ पे 51। तो कहते हैं मार्च 2022 की बात है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया, ठीक है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का जो उद्घाटन किया कहाँ पे किया गया, तो याद रखेंगे ये बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो कहते हैं मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। 5वां जो सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है ना वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का, वो बताइए। वो हो जाएगा यहाँ पे भारत, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत है ना ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है, ठीक है। कुछ दिन में ये सबसे ऊपर भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ करी गई, ठीक है। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व मतलब वहाँ कोई भी आपको पुरुष देखने को नहीं मिलता है, पूर्ण रूप से वहाँ पे महिलाएं ही काम करती हैं या फिर जितना भी सब पूरा मैनेजमेंट संभालती हैं। तो 53 का राइट आंसर होगा क्या, वो हैदराबाद में इसकी स्थापना करी गई, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। तो इसमें कहते हैं यहाँ पर कि अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की जो सूची है 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं, ठीक है। अप्रैल 2022 में जो 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची जारी हुई, तो 54 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 10वें नंबर पर हैं, ठीक है। किसने नंबर पे, 10वें। अभी तो देखिए आप देखिए जो गौतम अडानी है वो इनको पीछे छोड़ चुके हैं और वो कुछ घंटे के लिए दुनिया के नंबर 1 भी बन गए थे। 55 में कहा गया कि जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया, ठीक है। इसरो का एक संचार उपग्रह हुआ करता था तो उसको अब सेवा मुक्त कर दिया गया। तो 55 का राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर इनसैट 4B, ठीक है। इनसैट 4B जो है उसको सेवा मुक्त किया गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई। स्लैग नहीं, ये आपका स्लैंग होगा, ठीक है। देखिएगा तो भारत की जो पहली स्टील स्लैंग रोड है वो किस शहर में बनाई गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरत, यानी कि आपका गुजरात में बनाई गई है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर अगर 57 में देखिए तो कहते हैं देश के पहले सी वीड पार्क की स्थापना किस राज्य में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर देश के पहले सी वीड पार्क की बात करें तो ये जो स्थापना हुई यहाँ पे याद रखेंगे तमिलनाडु में, ठीक है। देश के पहले सी वीड पार्क की स्थापना तमिलनाडु में करी जा रही है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे। तो कहते हैं कि जून 2022 में कौन देश भाग कैनबिस की खेती को वैध करा देने वाला पहला एशियाई देश बन गया, ठीक है। कौन सा देश जो है भांग की खेती को वैध करा देने वाला, ठीक है, जिसको यहाँ पे कैनबिस कहा जाता है इंग्लिश में। तो भांग को यहाँ पर कहते हैं ना वैध खेती का दर्जा देने वाला कौन बन गया है, तो हो जाएगा थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड जानते हैं आप लोग किस लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो कहते हैं कि भारत के विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी, ठीक है। विश्व शांति केंद्र की स्थापना की बात कर रहे हैं तो
तो ये कहाँ पे करी जा रही है कि करी जा रही है गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र की स्थापना करी जा रही है। 60 में देखिए तो कितने मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू करी गई है, ठीक है। ई अधिगम का मतलब क्या होता है, ई लर्निंग, ठीक है। इसी को इंग्लिश में यहाँ पे कहते हैं ई लर्निंग। तो अब यहाँ पे इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 का, वो हो जाएगा बी, हरियाणा में ई अधिगम योजना शुरू करी गई है मई 2022 में। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे, तो इसमें क्या है, इसमें आपके जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस के आपके कितने आने, 10 क्वेश्चन आने 10 नंबर का, ठीक है। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी हेलेंस्की, ठीक है। हेलेंस्की जो है ये आपकी फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। 62 में देखिएगा तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है, ठीक है। तो 62 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर देखिए कथक जो है आप जानते हैं ये केरल का नहीं है, बेसिकली कथकली जो है केरल का है। यहाँ पे देखिए इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। ये इसका होगा, ये इसका होगा। आप सही पूछा है तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का होता है, और यहाँ पे जो कुचिपुड़ी है ना ये आंध्र प्रदेश का होता है, ठीक है। और जो ओडिसी होता है वो ओडिशा का होता है। तो आपका सही है जो आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व खाद्य कार्यक्रम, यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है ना, विश्व खाद्य कार्यक्रम वाली, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक। WFP का मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी वाला, ठीक है। तो डी हो गया, यानी कि रोम में ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि गुदई महाराज कौन से वाद्य तंत्र से संबंधित है, ठीक है। गुदई महाराज जो है कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, यहाँ पे बजाते थे। तो 64 का राइट आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा ए। ये किससे संबंधित है, तबले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कहता है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए, ठीक है। साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं उनका आपको नाम बताना है। तो 65 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये प्रथम भारतीय हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगी, इन्होंने साहित्य में नोबेल प्राप्त किया था 1913 की ये बात है, ठीक है। 66 में कहता है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया, ये किसने कहा था, ठीक है। बांध जो है, जो डैम्स होते हैं, इनको क्या कहा गया, ये कहा गया कि मॉडर्न डेज के ये टेम्पल्स हैं। तो इनको किसने कहा, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहते हैं कि जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो 67 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका राफेल नडाल ने, ठीक है। जो राफेल नडाल है इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, याद रखेंगे। 68 में कहा गया कि पुस्तक मास्टरमाइंड विलिंग, देखिए पुस्तक जो है सॉरी माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके कौन से राइट आंसर, जल्दी से बताइए। ये हो जाएगा आपका विश्वनाथ आनंद, ठीक है। ये विश्व विजेता 5 बार के हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, ये पुस्तक का नाम लिखा है, तो याद रखेंगे ये पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। 69 में देखिए तो कहते हैं अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं, ये हो कौन जाएंगे, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 70 में कहता है कि मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग IPL का जो 15वां संस्करण हुआ, इसके विजेता कौन रहे, ठीक है। किसने जीता मई 2022 का, तो ये आप सभी को पता है। जो नई टीम शामिल हुई थी गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान कौन थे यहाँ पे, हार्दिक पांड्या थे, ठीक है। एक टीम और आई थी यहाँ पे लखनऊ, ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट, ये अभी याद रखेंगे। ये भी आपकी एक टीम है, 2 टीम इस बार खेली थी, टोटल 10 टीम खेली थी। तो ये 70 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात टाइटन ने इसको जीता है, ठीक है। अब चलते हैं बाकी के प्रश्नों की, GK GS हिंदी जो इंग्लिश बची है, ठीक। GK GS तो हो गई, हिंदी इंग्लिश अब आपका ग्राफ बचा उनको देख लेते हैं। वो आपके मैथमेटिक्स के आने हैं। तो मैथ के क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाले हैं, आपके 5 नंबर आपको आसानी से दिला जाएंगे। चलिए देख लेते हैं किस तरीके के मैथ के आपके प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर आप 21 कहता है कि यदि किसी जनसंख्या का 40% और उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो अब ये प्रश्न देखिए बहुत आसान है। तो इसको क्या करते हैं, माना वह जो संख्या है वह x है,
अब x वह संख्या है, तो क्या कहते हैं कि x का 60%, ये आपकी इक्वेशन हम बना रहे हैं। तो x का 60% माइनस कर लेंगे इसमें से, x का 40% जो है वो किसके बराबर है, वो 30 के बराबर है। यही तो आपका क्वेश्चन में दे रहा है ना। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 20% इज इक्वल टू 30। ठीक है, क्योंकि 40 घट जाएगा ना इसमें, तो अब 20 बचेगा। तो x की जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, 30 इंटू 100 अपॉन 20। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका राइट आंसर क्या है, वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो सॉल्व करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 150 आ जाएगी। अब जो 150 है ना, 150 का 20% निकाल लेना है, आपका राइट आंसर 30 आ जाएगा। क्योंकि ये 20% पूछा है ना कि उस संख्या का 20% कितना होगा, x की वैल्यू आपकी 150 आ जाएगी। अब 150 का 20% निकालेंगे तो आपका 30 राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बहुत आसान से प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2/5 गुना अधिक है, तो संख्याएँ कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइस 32 में। अब ये किस तरीके से होगा, मान लीजिए कि पहली संख्या यहाँ पे x है, दो संख्याओं का योग पूछा है 50, तो आसानी से हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं बिल्कुल। अब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी गाइस, वो हो जाएगी 2/5x, क्योंकि ये बोला ना कि वह संख्या दूसरी से 2/5 गुना है। अब हमारी इस तरीके की बन गई। अब क्या है इसका, जब समित पूछा है तो x प्लस 2/5x इज इक्वल टू 50, ये हो गया। अब हमारा ये हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, x की सिंपल सा वैल्यू निकाल लेंगे। गाइस x की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो देख सकते हैं, एक आएगी 250/7। ठीक है, दूसरी आ जाएगी यहाँ पे 100/7। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी कि उनमें पंक्तियां हैं। एक तूफान में 111 पेड़ के उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या 10,914 रह जाती है, तो बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसको क्या, इसको भी एक्स मान के करते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्स मान के करते हैं। एक्स मानने से होता है कि हम पूरा बेसिक लेके चलते हैं, कोई ट्रिक का यूज हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अब 33 में क्या कहा कि एक बाग की पंक्ति में कितने पेड़ों की संख्या है, इसको हम मान लेते हैं पेड़ों व पंक्तियों की संख्या मान लीजिए x है। पेड़ों व पंक्तियों की संख्या x मान लिया। अब यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पेड़ों की पंक्तियाँ में हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका x का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, उतने ही पेड़ हैं जितने की पेड़ों की पंक्तियाँ हैं। अब हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 111, क्योंकि यहाँ पे बोला कि 111 उखड़ गए, तो एक्स स्क्वायर टोटल आ गया। एक्स स्क्वायर में से 111 माइनस करेंगे क्योंकि ये उखड़ चुके हैं, तो ये इज इक्वल टू किसके बराबर है, टोटल यहाँ पे कितना है 10,914 बचे हैं। अब इसी के यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अब इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, उधर चले जाएगा 111, तो कितना हो जाएगा 11,025, और ये स्क्वायर होता है 105 का होता है, तो 105 आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलें। वही अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहता है कि 20 अवलोकन का माध्य 85 है, तो 20 अवलोकन का माध्य 85 है, परंतु बाद में पाया गया कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया। अब सही माध्य क्या होगा, तो माना सही माध्य x है। ठीक है, मान लीजिए कि सही माध्य x है। अब यहाँ पे जो प्रश्नानुसार कहता है कि टोटल 20 अवलोकन का होता है, हम टोटल कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करें, 20 इंटू 85 कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसको गलत पढ़ा गया, गलत किसको पढ़ा गया, 97 माइनस 79 कर लेंगे, जितना गलत पढ़ा गया उसका डिफरेंस दे देते हैं, इज इक्वल टू क्या करेंगे 20 इंटू एक्स कर लेंगे। ये क्वेश्चन बन गई। इसमें जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो टोटल क्या हो जाएगा 1718/20। उसके बाद यहाँ पे जो 85.9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब 5 प्रश्न आपके जो हिंदी ग्रामर के हैं। अब 36 में कहता है कि स्थावर का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, तो स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि तुलसीदास किसकी कविता है, तो एक तुलसीदास के नाम से कविता है, वो किसकी याद रखेगा, तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तुलसीदास एक कविता है। तुलसीदास अगर पूछा जाए किसके द्वारा लिखी गई, तो अगर ऑप्शन में तुलसीदास होगा तो आप लोग जरूर लगा देंगे, लेकिन ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 38 कहता है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। अब पुल्लिंग शब्द का चयन हम किस तरीके से करते हैं वो देखिए, हम सिर्फ इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है, पहिया जो है वो चलता है,
ठीक है। तो पहला ही पता चल गया कि ये यहाँ पे पुल्लिंग है, बाकी लिखावट होती है मझधार में रहा जाता है, और पखावज भी, ये भी स्त्रीलिंग है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहिया पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 39 कहता है कि नाक रगड़ने का जो अर्थ है वो क्या होता है। नाक रगड़ने का अर्थ क्या मतलब होता है, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, यानी कि नाक रगड़ते हैं जो कहते हैं ना कि चापलूसी करना या फिर किसी से प्रार्थना करने का मतलब हो जाता है आपका नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना का इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे हम क्या कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे 40 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यायावर। तो यायावर को क्या कहते हैं, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्नों पे चलिए। तो गाइस देखिए हम यहाँ पे इंग्लिश के 5 प्रश्न लेने वाले हैं। तो इंग्लिश के 5 प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान से। चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका पैसेज है, पैसेज को क्या करना है, आपको हमेशा की तरह वीडियो पॉज करके इस पैसेज को पढ़ लेना है। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, इस पैसेज को पढ़ लीजिए, 2 मिनट का काम है, बहुत ही आसान सा पैसेज आपके लिए लेकर आते हैं हम। तो गाइस देख लीजिए 41 से लेकर 45 तक आपको इसमें देखना है। तो चलिए, उम्मीद है आप इस पैसेज को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए बहुत ही आसान सा पैसेज है। तो गाइस इस पैसेज में हमने पढ़ा कि वाई इज हिस्ट्री सच इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टू स्टडी, यानी कि बोला गया है कि हिस्ट्री जो है इम्पॉर्टेंट की हो जाता है पढ़ने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, क्यों होती है। तो पैसेज में हमने पढ़ा वो इसलिए होती है क्योंकि क्या कहता है, हिस्ट्री प्लेज अ क्रूशियल रोल, हिस्ट्री प्लेज अ क्रूशियल रोल व्हेन इट्स कम टू मेकिंग कंपेरिजन, यानी कि जब हम किसी चीज़ को कंपेरिजन पे आते हैं तो हिस्ट्री जो है बहुत ही क्रूशियल रोल जो है पैदा करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 42 कहते हैं हाउ इज हिस्ट्री बेनिफिशियल टू द करंट जनरेशन। अब करंट जनरेशन के लिए हिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों है, ये देख लेते हैं। देखिए गाइस, जो करंट जनरेशन है उसके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प टू देम नो वेयर दे केम फ्रॉम, यानी ऑप्शन नंबर बी कहता है कि उनको पता चल जाएगा हिस्ट्री पढ़ के कि वो कहाँ से आए हैं, किस तरीके की ज़िंदगी पहले हुआ करती थी, इसलिए करंट की जनरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ आपके जो है मीनिंग वगैरह पूछी जा सकती है इसमें। तो 43 में कहता है कि आज ज्योमेट्रिकल फिगर विच 8 साइड, ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके 8 साइड है, तो उसको क्या कहते हैं, ये एक शब्द पूछा गया है कि ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का, तो 8 फलक वालों को हम कहते हैं ऑक्टागन, ऑक्टागन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी कि सबसे गलत इसमें से कौन लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखें एकॉम्प्लिश जो है ये गलत लिखा हुआ, बाकी आपका हाइटेन एग्रेटिव यहाँ पे रिपीटिशन ये सारे के सारे सही लिखे हैं। तो एकॉम्प्लिश यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें, अगला क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर 5, यानी कि ऐड इंसल्ट टू इंजरी। अब आइडियम में फ्रेसेस है, आइडियम में फ्रेसेस में क्या होता है, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो क्या है, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इसका जो मतलब क्या होता है वो क्या होगा। 45 में अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मेक आ बैड सिचुएशन इवन वर्स। तो यहाँ हो जाएगा मेक आ बैड सिचुएशन इवन वर्स, इसका मतलब होता है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगले में क्या है, 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के आने हैं। तो गाइस रीजनिंग के 5 प्रश्नों में पहला क्वेश्चन रहता है 46 में कि पहले क्या, उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले क्या होगा, नींव डाली जाएगी, ठीक है, सबसे पहले नींव पड़ेगी, उसके बाद क्या होगा, फर्श बनेगी, फिर क्या होगा, उसमें खिड़कियाँ होंगी, फिर यहाँ पे रोशनदान होगा, उसके बाद यहाँ पे छत होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे इसका सार्थक क्रम है। तो सार्थक क्रम में क्या होगा, 2 3 1 4 5, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, 47 में बोला गया कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं। तो कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं, वीर सामने से 15वें स्थान पर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक यहाँ पे पंक्ति है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं, वीर सामने से 15वें स्थान पे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वीर है, ये पंक्ति हमने बनाई, ये वीर है 15वें से, ये आगे से हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि संकेत पंक्ति में एकदम पीछे से 20वें स्थान पे। अब संकेत यहाँ पे है, ये 20वें स्थान पर है, ठीक है। अब ये यहाँ 15वें पे है, ये 20वें स्थान पे है। अब क्या बोल रहा है, आर्यन वीर के पीछे लेकिन उसके और वीर के बीच में 2 खिलाड़ी खड़े हैं। संकेत एकदम से आर्यन के बाद खड़ा है, तो पंक्ति में कुल कितने खिलाड़ी हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बीच में 2 खिलाड़ी हैं, उसके बाद यहाँ पे कौन है, आर्यन है, ठीक है। इस तरीके से इसका फिगर बन गया, यहाँ पे वीर है, यहाँ पे संकेत हैं, यहाँ पे बीच में आर्यन है, और आर्यन और वीर के बीच में 2 खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो पंक्ति में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 15वें पे ये हैं,
ठीक है, 20 पे ये हैं तो 15 20 ये हो जाएगा प्लस 3, क्योंकि 2 उनके बीच में है और एक जो है आर्यन को जोड़ा जाएगा, तो टोटल जो है 38 खिलाड़ी हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, 38 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 में देखिए, 48 कहता है कि इनमें से जो है कौन सा एक विषम है, तो विषम कौन सा है वो देख लेते हैं। अगर इसके ऑप्शन नंबर डी पे नज़र डालते हैं तो इसमें क्या होगा, एस में 2 अगर जोड़ा जाए +2 किया तो यू आ जाता है, ठीक है। और इसमें का जो आपका वी है, वी में +1 किया गया है तब यहाँ पर वी आया। लेकिन यहाँ पे अगला जो है n+2 p हो गया, p+2 r हो गया। तो यानी क्या है, पहले में +2 का चल रहा है पोर्शन, दूसरे में भी +2 का चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्या है +2+1 का जो है पैटर्न चल रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न अब 49 में क्या है, कथन और निष्कर्ष, क्योंकि अब रीजनिंग में इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बोला गया कथन क्या है कि जेम्स एक फैक्ट्री में काम करता है और उससे वेतन मिलता है, ये कथन कहा गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये कथन तो है, अब इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे कहा गया कि जेम्स को अपना काम और अपना वेतन पसंद है, जेम्स को अपने काम का वेतन मिलता है, ठीक है। उसके बाद कहता है जेम्स को अपना वेतन पसंद है, जेम्स फैक्ट्री में काम करना पसंद करता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसमें जो है क्या चीज़ें सही होंगी, तो 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, वो जल्दी से देख लेते हैं। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि जेम्स को अपने काम का वेतन मिलता है। यही चीज़ तो सिर्फ पॉसिबल है इसके यहाँ पे कथन से। जी हाँ, बिल्कुल यही चीज़ पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कहता है कि सभी शिक्षक जो हैं वो चित्रकार हैं। 50 में क्या बोला गया, सभी शिक्षक जो हैं इस तरीके से इसका फिगर बनेगा, वो चित्रकार है, चित्रकार यहाँ पे हो गया। अब क्या बोला, कुछ चित्रकार जो अमीर हैं, तो कुछ चित्रकार वो अमीर हैं, बिल्कुल इस तरीके से हमारा फिगर बना। अब क्या बोलता है कि इसमें जो है आपका सभी चित्रकार शिक्षक हैं, सभी चित्रकार शिक्षक नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे सभी शिक्षक चित्रकार हैं, तो ये गलत है। अगला कहता है कुछ अमीर चित्रकार नहीं है, तो कुछ अमीर जो है वो चित्रकार नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये भी सही नहीं होगा फिगर के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या होगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 कोई भी